हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल फॉर एनसीईआरटी जिसका नाम है एनसीईआरटी 101। देखो, उम्मीद तो यही कर रहा हूं कि आप अच्छे होंगे, है ना, और कोशिश भी कर रहे हैं आपको अच्छा रखने की। लगातार एक के बाद 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 और एक के बाद एक के बाद चीज़ें हम करते जा रहे हैं और उम्मीद यही है कि आप भी बेहतर परफॉर्म करो और अच्छा करो, बढ़िया करो। लेकिन आप लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, है ना। आप लोग जो है बिल्कुल गायब हो जा रहे हो। आप लोगों को पढ़ाई से पता नहीं क्यों दिक्कत हो रही है क्या आजकल, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है यार। मतलब सही बात बताऊँ, जितने मोटिवेशन के साथ मैं काम कर रहा हूँ उतने मोटिवेशन के साथ में आपका जो फीडबैक है ना वो नहीं मिल रहा है ना। भाई अपन चैनल लॉन्च कर रहे हैं धड़ाधड़, अपन एजुकेटर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। बाकी चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है करंट अफेयर, जिसका नाम है एनसीईआरटी 101, एनसीईआरटी 101, जिसके ऊपर मैं क्लास लेता हूं दोस्तों। मेरे साथ मेरे अन्य जो अध्यापक गण हैं, अन्य फैकल्टी हैं, अन्य टीचर्स जो हैं, अन्य एजुकेटर्स जो हैं, वो भी आपके साथ में क्लासेस ले रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। सो हमारी सारी क्लासेस जो हैं वो चल रही है ज्योग्राफी एनसीईआरटी के ऊपर। सो आप भी जुड़ सकते हैं और आप भी इसका हिस्सा जो है हमारे साथ में जुड़ के बन सकते हैं। मैं चाहता हूं एक बार फटाफट से क्या करोगे दोस्तों, इसको शेयर करोगे, ठीक है। एक बार आप सभी बच्चे इसको शेयर करोगे, सभी के सभी, ठीक है। एवरीवन इसको शेयर करो जल्दी से, फटाफट एक बार फटाफट से इसको क्या कर दो गाइज, एक बार जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, ताकि सारे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ में कनेक्ट हो पाएं, ठीक है। चलिए, आज वैसे आपको पता होगा एक नया चैनल हमने यूपीएससी के लिए, जो अपना मैप 101 चैनल था उसको हमने रीब्रांड कर दिया एज अ यूपीएससी 101। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक यूपीएससी का फुल फ्लैश चैनल है जहां पर पूरी यूपीएससी की तैयारी हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। फ्रॉम द वेरी बेसिक्स और हाईएस्ट लेवल तक मैं उसमें तैयारी जो है आपकी मैं शुरू कर रहा हूं। तो दोस्तों आज जो है वो हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 3 जो है इसमें आपका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, यानी कि पृथ्वी जो बदल रही है, जो पृथ्वी उत्पन्न हुई थी उसके बाद लगातार पृथ्वी जो है वो आपका चेंज हो रही है। क्या क्या कारण हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पृथ्वी जो है वो आपकी चेंज हो रही है, उन सब फैक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो अवर चेंजिंग अर्थ, उसके बारे में यहां पर डिस्कस करना चाह रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 है और मैं आपको दोस्तों ये पढ़ा रहा हूं। ये हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी, जिसको हम डिटेल से क्या कर रहे हैं दोस्तों, जिसका हम डिटेल से एनालिसिस कर रहे हैं, जिसको हम डिटेल से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश आपके साथ में हम कर रहे हैं दोस्तों। मेरा यूपीएससी सीएससी गुरुकुल जो प्रोग्राम है, आईएएस गुरुकुल, वो 3-4 चैनल्स के ऊपर चल रहा है। जो मैं बताऊं आपको 2021 के अंदर ये 4 चैनल कौन से हैं। ये 4 चैनल्स अगर मैं आपसे कहूं तो मेरे 4 चैनल्स ये हैं जहां पर आके आप मेरी रेगुलर क्लास कर सकते हो। मेरी यानी सुमित राठी की आप रेगुलर क्लासेस यहां से कर सकते हो। मेरे 4 चैनल जो होंगे दोस्तों, ज्योग्राफी 101, मैप 101 अब नहीं रहा दोस्तों, ये यादों में रहा है। अब मैप 101 की जगह हमने नाम ले दिया है क्या दोस्तों, इसका यूपीएससी 101, ठीक है। यूपीएससी 101, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली, वन एंड ओनली चैनल, ठीक है। ये हमने रख दिया है दोस्तों यूपीएससी, बट अभी भी आप मैप 101 सर्च करोगे तो अपने आप इस चैनल पे चले जाओगे। करंट अफेयर का चैनल और यूपीएससी एनसीईआरटी का चैनल। देखो यहां से ज्योग्राफी से, सिर्फ ज्योग्राफी की चीजें एक्सक्लूसिव बाय मी, मेरे से पढ़ोगे आप। दूसरा, ये यूपीएससी का चैनल होगा जिसमें मेरे सारे एजुकेटर्स काम करेंगे आपके लिए। ये जो होगा ये दोस्तों करंट अफेयर का, जो ऑल योर करंट अफेयर नीड, ऑल करंट अफेयर नीड, जितनी भी करंट अफेयर की नीड है दोस्तों यहां से आपकी पूरी होगी। साथ साथ में ये जो है एनसीईआरटी 101, ये दोस्तों किसके लिए होगा, एनसीईआरटी के लिए होगा। सिर्फ एनसीईआरटी जिसको पढ़नी है बच्चे को वो यहां पे आएगा। तो इस प्रकार से आपके यूपीएससी सीएससी आईएएस गुरुकुल प्रोग्राम 2021 के तहत मैं आपको करा रहा हूं दोस्तों कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी बाय दीज 4 डिफरेंट चैनल्स। इन 4 चैनल्स के माध्यम से हम तैयारी करा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं अनअकैडमी ऐप के साथ भी आपसे जुड़ा हुआ हूं, जहां पर हम आपके साथ क्विज करते हैं, जहां पर हम स्पेशल क्लास करते हैं और जहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस कोर्स, ठीक है। क्विज, स्पेशल क्लास में हम जो दोस्तों आपकी जो है क्लासेस यहां पे भी करते हैं, साथ साथ प्लस कोर्स भी हम यहां करते हैं। तो इससे जुड़ने के लिए आपको कोड यूज करना है क्या, सुमित 10। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, सो यू हैव टू कम एंड ज्वाइन द अनअकैडमी बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। याद रखिएगा, आपको सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करके इसको क्या करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, अनअकैडमी को क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन करना है। बात करते हैं दोस्तों बैच कोर्सेज। मैं बता दूं आपको दोस्तों 9 जनवरी से हमारा ये जो बैच है ये चल रहा है। फ्रॉम 9th ऑफ जनवरी ये हमारा चल रहा है दोस्तों, ये बैच अभी भी हमारा चल रहा है। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं बाय यूजिंग द कोड सुमित 10। सुमित 10 का कोड इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
आज जो टॉपिक है दोस्तों, बेसिकली द चेंजिंग अर्थ, पृथ्वी बदल रही है, पर बदल किसकी वजह से रही है दोस्तों? बदल रही है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस की वजह से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, देखो पृथ्वी जो है ना हमारी, जिसमें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था लिथोस्फेयर, ठीक है, आपके उसमें पढ़ा था हमने लास्ट वाले चैप्टर में, अगर किसी को याद हो तो उसमें लिथोस्फेयर के बारे में मैंने बताया था, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में मैंने पूरा समझाया था। देखो उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो पृथ्वी पर बहुत सारे बल लगते हैं और ये बल को मैं दो भागों में कैटेगराइज कर सकता हूं। मैं क्या कह रहा हूं, पृथ्वी पर बहुत सारे बल लग सकते हैं और इन बल को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी जो है उस पर दो प्रकार के बल लग सकते हैं और जिनसे विभिन्न प्रकार की मूवमेंट होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं? अर्थ मूवमेंट। तो पृथ्वी मूवमेंट होती है, पृथ्वी पर बहुत सारी मूवमेंट होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन इस मूवमेंट के लिए दो प्रकार के फोर्स जो है वो उत्तरदायी होते हैं। एक प्रकार का फोर्स जो होता है उसको देखो हमने क्या लिखा है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस, और दूसरा क्या बोला हमने, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। दैट मींस मैं क्या कह रहा हूं, देखो मेरी बात समझना, पृथ्वी पर बहुत से टाइप की मूवमेंट होती है और ये मूवमेंट दो प्रकार के बलों के साथ हो सकती है। पृथ्वी हो गया, अब पृथ्वी एक सिस्टम है और इसके ऊपर बहुत सारे बल लग रहे हैं, कुछ बल बाहर से लग रहे हैं, कुछ बल पृथ्वी के अंदर से लग रहे हैं, ठीक है। बाहर से जो बल लगते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं दोस्तों? उनको बोल रहे हैं हम एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है, सॉरी एक्सोजेनेटिक फोर्स जो बाहर से लग रहा है, और जो अंदर से लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं हम? आपका एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो मेरे पास दो प्रकार के बल यहां पर लग रहे हैं, बाहर से और अंदर से। जो बाहर से बल लग रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं बहिर्जित बल, ठीक है, बहिर्जनिक, ये क्या इधर आएगा, बहिर्जनिक बल, और यहां पर क्या है, अंतःजनित बल, हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों, इंग्लिश में नाम मैंने बताया एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, हिंदी में नाम क्या होगा? अंतर्जनित बल, और दूसरे का क्या होगा? बहिर्जनिक बल। दो प्रकार के बल होंगे, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। अब देखो जिस बच्चे ने डिटेल में मेरे साथ ज्योग्राफी पढ़ी है उसको तो ठीक है, पता ही होगा सारी बातें, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट जिस बच्चे ने मेरे साथ डिटेल में नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं है, जो बच्चा शुरू कर रहा है वो आ जाओ, डिटेल से बाद में कर लेना, पहले बेसिक से पढ़ लो। देखो अर्थ मूवमेंट जो होती है ना, पृथ्वी की गति, वो कैसे होती है? दो प्रकार से, एक तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस, दूसरा कैसा होता है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडो का नाम ही है, एंडो का मतलब नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, ये क्या है आपके दोस्तों? ये बाह्य बल है, बाहर से लग रहे हैं, बाहर से एक्ट कर रहे हैं। और एक्सो का मतलब, सॉरी, एंडो का मतलब है जो अंदर से काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? जो अंदर से काम कर रहे हैं। तो ऐसे बल है जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, एक्सो मतलब बाहर से काम करते हैं। देखो पृथ्वी है भाई, हमारे पास पृथ्वी है, ये पृथ्वी सपोज, तो पृथ्वी के अंदर क्या हो रहा है? कुछ बल बाहर से काम कर रहे हैं, कुछ बल पृथ्वी के अंदर से काम कर रहे हैं। बाहर से आया तो एक्सो और अंदर से आया तो एंडो। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी होती है उस पर बहुत सारी प्लेट होती है, उन प्लेटों में क्या होती है? मूवमेंट होती है, और उसी मूवमेंट को हम कहते हैं अर्थ मूवमेंट। तो पृथ्वी पर बहुत सारे बल लगते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे बदलाव आते हैं। फोर्स दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है आंतरिक बल और दूसरा होता है बाह्य बल। आंतरिक बल से दो प्रकार के फोर्स, दो प्रकार के वो होते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। कुछ प्रभाव होते हैं जो एकदम से आते हैं, अचानक से, उनको बोलते हैं हम सडन फोर्सेस। कुछ होते हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, डायस्ट्रॉफिक का मतलब होता है धीरे धीरे लगते हैं, सडन का मतलब तुरंत लगेंगे, और डायस्ट्रॉफिक का मतलब धीरे धीरे लगते हैं। सडन में कौन कौन सा आता है? अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो आता है, लैंडस्लाइड आता है। और डायस्ट्रॉफिक के अंदर क्या आता है दोस्तों? माउंटेन बिल्डिंग। इसको हम आगे डिवाइड करते हैं दो पार्टों में, एपिरोजेनेटिक और ओरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक में कॉन्टिनेंट बिल्डिंग होता है और ओरोजेनेटिक में माउंटेन बिल्डिंग होता है। बट आपके यहाँ पे नहीं बताया, आपके यहाँ सिर्फ इतना बताया है कि अर्थ मूवमेंट दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। एंडोजेनेटिक फोर्सेस को हमने फिर से दो भागों में बांटा है, डायस्ट्रॉफिक और सडन। सडन मतलब अचानक से, और डायस्ट्रॉफिक मतलब धीरे 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 धीरे, है ना। अब सडन में क्या क्या आता है? भूकंप, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये अचानक से होते हैं, एकदम से भूकंप आएगा, तुरंत आएगा, प्रभाव दिखेगा, सडन फोर्सेस। कुछ होता है डायस्ट्रॉफिक, जिनका प्रभाव नहीं दिखता है, धीरे 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 काम करते हैं, पृथ्वी के अंदर काम करते रहते हैं। जो पर्वत बनता है वो फोर्स जो होता है वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। सो इसमें बोला है बिल्डिंग माउंटेन्स, पर्वत बनने वाले फोर्स धीरे धीरे काम करते हैं, आराम से पर्वत बनता है। ऐसा नहीं कि आज ही पर्वत बन के आपके सामने आ गया, होता है ऐसा कि कल नहीं था कुछ भी यहाँ पे, आज पर्वत बन गया, नहीं, ऐसा अचानक से नहीं होता दोस्तों। तो याद रखना, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस मतलब स्लो मूविंग फोर्स, स्लो एक्टिंग फोर्सेस जो धीरे धीरे काम करते हैं। और इनमें आता है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स, जिसमें पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट लिखा हुआ है, आपका जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होते हैं ना, इसको हम दो अलग अलग भागों में बांट देते हैं। डायस्ट्रॉफिक को भी हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों, यहां पे इसमें बताया नहीं इसने। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं ओरोजेनेटिक,
ठीक है, ओरो का मतलब माउंटेन, इससे माउंटेन बनता है तो ये। और एक और होता है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं एपिरोजेनेटिक। एपिरोजेनेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट, तो इससे आपके कॉन्टिनेंट बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं। तो जो स्लो मूविंग फोर्स होते हैं, जो धीरे धीरे काम करते हैं, या तो उनसे महाद्वीप का निर्माण होता है और या उनसे पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका एंडोजेनेटिक, जो अंदर से लगते हैं। तो पृथ्वी की अंदर से लगने वाले बलों से क्या क्या होता है? सर भूकंप आता है, सर अर्थक्वेक आता है, सर वोल्केनो आता है, सर लैंडस्लाइड होता है। अब ये चीज अचानक से दिख जाती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं सडन फोर्सेस। कुछ चीजें ऐसी हैं पृथ्वी के अंदर काम करती रहती हैं, धीरे 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 काम करती रहती है। जैसे फोल्ड माउंटेन, दो प्लेट आपस में टकराती, एक धंसती, दूसरी ऊपर उठेगी, उसकी वजह से क्या बनेगा? फोल्ड माउंटेन। ये बहुत स्लो चल रहा है, बहुत धीरे धीरे चलता है, आपको दिखाई नहीं देता, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका दोस्तों? ओरोजेनेटिक फोर्सेस। तो दो प्रकार के होंगे, डायस्ट्रॉफिक फोर्स एंड सडन फोर्सेस। याद है? क्लियर रहेगा दोस्तों? यहां से हैप्पी रिपब्लिक डे भाई, हैप्पी रिपब्लिक डे अभी चल ही रहा है तुम्हारा। चलो, तो दो हो गए पृथ्वी की गतियां, एक तो होगा अंतर्जनित बल और दूसरा होगा बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में दो बल होंगे दोस्तों, आकस्मिक बल और दूसरों क्या है दोस्तों? आपका पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल किसको बोलते हैं दोस्तों? हम आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। पटल विरूपण बल का मतलब क्या है? ये धीरे से लगता है, ये धीरे धीरे इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, ये काम है इसका, ये धीरे धीरे आता है, ठीक है। ये कैसे आता है दोस्तों? धीरे धीरे आता है, ठीक है। सो अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, और ये क्या है दोस्तों? आपका पटल विरूपण बल। सो पटल विरूपण बल जो है इससे क्या होता है? पर्वत का निर्माण होता है। आगे हम इसको दो भागों में, पर्वत का भी निर्माण होता है, पर्वत निर्माणकारी बल, और इसमें एक और भी होता है जिसको हम बोलते हैं महाद्वीप निर्माणकारी बल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप निर्माणकारी बल। सो देयर आर द टू टाइप ऑफ द बल वी हैव हियर। हमारे पास दो बल होते हैं, तो अंतर्जनित बल, आकस्मिक बल, और क्या हुआ? पटल विरूपण बल। तो आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन ये होता है। पटल विरूपण बल के अंदर क्या होता है? पर्वत निर्माणकारी बल, और क्या होता है दोस्तों? महाद्वीप निर्माणकारी बल, ये सारे होते हैं। साथ साथ में मेरे पास बहिर्जनित बल भी होता है, जिसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। बहिर्जनित का मतलब क्या होता है? जो बाहर से लगते हैं। तो जो फोर्स बाहर से लगते हैं उनसे क्या होता है? देखो, जिससे नदी का बल बाहर से लगता है, हवा बाहर से बल लगाती है, समुद्र की वेव बाहर से बल लगाती है, ग्लेशियर जो है बाहर से बल लगाते हैं, और इनसे क्या होता है दोस्तों? इनसे इरोजन या डिपोजिशन होता है, अपर्दन और अपक्षय होता है। समझ में आ रही बात दोस्तों? इससे क्या होता है? अपर्दन और अपक्षय होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सही तो चल रहा है, कहां पे हो रहा है यार? अरे सही तो चल रहा है, कहां बफरिंग हो रही है? मुझे तो लग नहीं रहा बफरिंग हो रही है यार। कैफ मोहम्मद देखो क्या कह रहे हैं, सर गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। भाई सुपारी तो नहीं देगा मेरी? ठीक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ आप, मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम आपको पता है t.me/सुमित राठी यूपीएससी, पता होगा ना आपको? टेलीग्राम चैनल क्या है मेरा? t.me/UPSC सुमित राठी यूपीएससी। आसान है यार, सुमित राठी यूपीएससी से सर्च करो, मिल जाएगा। सुमित राठी यूपीएससी बता दिया करो यार, ठीक है, इससे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। t.me/सुमित राठी यूपीएससी, ठीक है, सर्च करोगे मिल जाएगा।
ओके, अब देखो मेरी बात, तो हमने क्या बताया आपको दोस्तों, हमने बताया तो हमारे पास फोर्स जो होते हैं, अर्थ मूवमेंट जो पृथ्वी पर लगते हैं, वो दो टाइप से लगते हैं। पहला होते हैं एंजियोजेनेटिक फोर्सेस जो अंदर से लगते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं दोस्तों, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो बाहर से लगते हैं। ठीक है, अंदर से लगने वाले बलों को हम दो भागों में बांटते हैं, सडन फोर्सेस जो अचानक से लगे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, लैंडस्लाइड, है ना। साथ ही साथ में डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस भी बोलते हैं, जैसे माउंटेन बिल्डिंग फोर्स और कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। इसमें कॉन्टिनेंट की बात नहीं की, बट आप ऐड कर लेना। महाद्वीप जो बनते हैं वो भी डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस से बनते हैं। डायस्ट्रॉफिक बल मतलब स्लो एक्टिंग फोर्सेस होते हैं, धीरे धीरे लगने वाले बलों से बनते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस मतलब जो बाहर से लगते हैं। बाहर से लगने वाले बलों में मुख्यतः क्या होता है, ये तब लगते हैं जब ये काम हो चुका होता है। पर्वत बन गया, पर्वत बनने के बाद बाह्य बलों का काम होगा। पर्वत बन गया, माउंटेन बन गया, माउंटेन फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद रिवर है, विंड है, वो क्या करेगी, उसको इरोड करेगी, उसको में क्या करेगी, इरोड, कटाव करेगी, है ना, इरोड करेगी, इसको इरोजन करके, और जो लोअर एरिया उसमें जाकर क्या करेगी, डिपोजिशन। तो इसमें इरोजन और डिपोजिशन आता है। इरोजन कौन करता है, रिवर। इरोजन कौन करता है, विंड। इरोजन कौन करता है, समुद्र की वेव। इरोजन कौन करता है, ग्लेशियर। इन सारी चीजों को आज मैं पढ़ाने वाला हूं। ये भी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और साथ साथ में ये भी पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी में हमने देखा कि दो प्रकार के बल होते हैं, एक तो होता है अंतर्जनित बल और दूसरा होता है बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल मतलब अंदर से जनित हुआ है, और बहिर्जनित मतलब बाहर से हुआ है। अब अंतर्जनित बल दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आकस्मिक बल, ऐसा बल जो अचानक से आ गया पृथ्वी के अंदर, ऐसा बल जो अचानक से बहुत तेज फोर्स के साथ आ जाता है, उसको बोलते हैं आकस्मिक बल। आकस्मिक बल जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार का, पहला उसमें भूकंप होता है, ज्वालामुखी भी उत्पन्न होता है, और तीसरा उसमें भूस्खलन भी होता है। तीन प्रकार का हो गया। दूसरा होता है पटल विरूपण बल, और जो पटल विरूपण बल होता है इसको बोलते हैं हम स्लो एक्टिंग फोर्सेस, दैट इज द डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस किस प्रकार से काम करता है, इसे पर्वत निर्माणकारी बल के रूप में हम कहते हैं, या तो पर्वत निर्माणकारी बल कह दो, ठीक है, फर्स्ट, या दूसरा इसको क्या कह सकते हो दोस्तों, महाद्वीप निर्माणकारी बल भी कह सकते हो, सेकंड। तो ये हो गया आपका पृथ्वी की गतियां। दूसरा मैं बहिर्जनित बल की बात करता हूं, जो बाहर से लगता है। बहिर्जनित फोर्स में क्या होता है, इसमें अपर्दन और निक्षेपण होता है। अपर्दन मतलब कटाव, निक्षेपण मतलब जमाव। तो इसमें कटाव और जमाव होता है, और ये कटाव किसके द्वारा होता है दोस्तों, नदी के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्र की तरंग के द्वारा और हिमनद के द्वारा। ये कटाव भी करते हैं और ये क्या करते हैं आपका दोस्तों, जमाव भी करते हैं। ये बात क्लियर है सभी को? कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो यार, जल्दी से कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट कर दो। थैंक यू कायनात यास्मीन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बस यही भार है, आभार है, ये आभार है जिससे मेरे पे भार है, और जिसको मैं उतारने का प्रयास कर रहा हूं लगातार, हर दिन एक अच्छी कोशिश करके। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। हमने बात की एंडोजेनेटिक, आंतरिक। एंडो मतलब अंदर से लगा, है ना, अंदर से लगा। तो ये कौन से बल होते हैं भाई, ये वो बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से लगते हैं। पढ़ लो, नहीं तो पढ़ो तो खत्म कर दो। The force which acts in the earth interior of the earth are called as the endogenic forces। अब पृथ्वी के अंदर बल कहां से उत्पन्न होता है, आप लोगों को दोस्तों याद होगा और होना भी चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी के अंदर लावा होता है, और वो लावा क्या करता है, वो ऊपर की ओर आता है कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, ऐसे ऊपर आता है, ठीक है। और ये ऊपर आके ऐसे दोनों दिशाओं में फैल जाता है, और फिर ठंडा होके दोस्तों वापस नीचे की ओर आता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट। तो लावा ये जो कन्वेक्शन करंट के माध्यम से आपका ऐसे मूव करता रहता है, इससे हमारी जो क्रस्ट है ऊपर वाली, जो जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इस लिथोस्फीयर पे लगातार बल लगता है, इधर भी और इधर भी। तो ये जो अंदर से लगता है इसको बोलते हैं हम एंडोजेनेटिक फोर्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एंडोजेनेटिक फोर्सेस। बात समझ में आई? देखो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, ठीक है, पृथ्वी गोल है सर, और आपने बताया था सर इसमें तीन अलग अलग लेयर भी है। जैसे जैसे सर हम अंदर जाते हैं, जैसे जैसे अंदर जाते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तापमान बढ़ता है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है साथ साथ सर प्रेशर भी बढ़ता है। ये बताया था मैंने आपको, ठीक है सर, बताया हुआ आपने। अब इससे क्या होगा, अंदर का भाग लावा है, और जब वो लावा जो होता है, उस लावे के अंदर में अंदरूनी भाग, ये लावा था तो ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह थी, जिसको हमने बोल दिया क्रस्ट या लिथोस्फीयर, है ना, ये लिथोस्फीयर हो गया हमारा। अब इस लिथोस्फीयर के नीचे क्या भरा पड़ा है दोस्तों, यहां पर लावा स्टोर्ड है आपका, और यही लावा जो होता है, देखो ये पृथ्वी के नीचे से कन्वेक्शन करंट के माध्यम से, कोई गर्म चीज होती है तो क्या करती है, ऊपर की ओर आती है, ठीक है। ये लावा पृथ्वी के नीचे से क्या करेगा दोस्तों, ये ऊपर आता है, लावा गर्म आता है। कोई भी गर्म चीज हल्की होती है और हल्की होके ऊपर आने लगती है, तो ऐसे गर्म लावा ऊपर आएगा, और जो ऊपर आएगा तो ऊपर जाके यहां से क्या होगा, दोनों दिशाओं में फैलेगा। तो आप इससे देख सकते हो इस इलाके के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ता है ना, ठीक है। तो यहां से ऊपर जा रहा था आपका ये, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ऊपर जा रहा है आपका, यहां से ऊपर जा रहा है आपका, ऊपर जा रहा है, और यहां पर जाकर वो क्या करता है, दोनों दिशाओं में ऐसे बल लगाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ये स्प्रेडिंग सेंटर हो जाता है आपका।
मैंने आपको बताया था स्प्रेडिंग मार्जिन भी कह देते हैं इसको हम, ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको, स्प्रेडिंग मार्जिन। तो ये बल जो है अंदर से लग रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। तो मुख्य आंतरिक बल क्या होता है जो अंदर से लगता है, दैट इज दिस लावा फोर्स, दिस कन्वेक्टिंग लावा फोर्स। दूसरा फोर्स जो होता है हमारे पास वो कहता है एक्सोजेनेटिक, एक्सो मतलब बाहर से। यार सिंपल सी बात है सर, ऐसे फोर्स जो पृथ्वी की सतह पे बाहर से काम करे उनको हम क्या कहेंगे, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। जो पृथ्वी के अंदर काम करे एंडो, जो पृथ्वी की सतह पे काम करे, बाहर से काम करे, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स। ओके की रिपोर्ट है? हाँ भाई, रिपोर्ट ओके की है या कोई दिक्कत है? बताओ साथियों, मित्रों, दोस्तों, प्यारे और प्यारियों, बताओ जल्दी से। लाले और लालियों जल्दी बताओ, बबुआ और बबुनी फटाफट बताओ। सही है, समझ में आ रही बात है ना? चलिए हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहेंगे। हिंदी वालों की बड़ी समस्या है सर, हिंदी में बताओ। तो हिंदी में बोलते हैं अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल जो होता है क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को हम एंडोजेनेटिक बल या अंतर्जनित बल कह देते हैं, और पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बलों को हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक बल या बहिर्जनित बल कह देते हैं। क्लियर? ठीक है सर, ये भी हो गया। आगे चलते हैं सर। अब देखो यार, मैंने क्या बताया था, जो अंतर्जनित बल होते हैं, जो अंदर से लगते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। बताया था भाई, जो अंदर से बल लगते हैं वो दो प्रकार के, जो अंदर से काम करते हैं एंडोजेनेटिक। वैसे तो पूरा लेक्चर अगर आप देखोगे तो मैंने कराया हुआ है ज्योग्राफी 101 पे। एंडोजेनेटिक फोर्सेस में मैंने क्या बताया हुआ है, ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है, सडन फोर्स, सडन आ गया, और दूसरा क्या था अपने पास दोस्तों, दैट इज द डायस्ट्रॉफिक फोर्स। सडन मतलब अचानक से, अचानक से दो काम होते हैं यहां पे। पहला काम क्या होता है, वोल्केनो, भूकंप, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अर्थक्वेक, भूकंप। अब इसमें ना यही बताया है, इसमें डायस्ट्रॉफिक के बारे में जिक्र नहीं किया, मे भी आगे पढ़ाया जाएगा इसमें आगे डिस्कस करेगा आपसे कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। इसमें सिर्फ सडन फोर्सेस के बारे में बात की कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती हैं, कुछ भी ऐसा होता है, दो प्लेट टकराती है जिसकी वजह से एक सडन फोर्स जनरेट होता है, और उस सडन फोर्स की वजह से वोल्केनो या अर्थक्वेक हमारे सामने आ जाते हैं। तो अब वोल्केनो और अर्थक्वेक यही पढ़ना हमें, ज्वालामुखी और भूकंप। अब वोल्केनो क्या होता है, अब देखो इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को डाउट रहता है, सर वोल्केनो हम तो सर ज्वालामुखी कहते हैं। नहीं भाई, वोल्केनो ये है, ये दिख रही है आपको, ये पाइप, ये डक्ट दिख रहा है आपको, जो जिससे लावा बाहर आ रहा है, बस इसी को वोल्केनो बोला जाता है। ठीक है, अब वोल्केनो इज अ वेंट है, वोल्केनो और कुछ नहीं, एक वेंट है, एक छेद है जिससे लावा जो है वो अर्थ क्रस्ट को तोड़ के बाहर आता है। जो मोल्टन मटेरियल है, पिघला हुआ माल है ना अंदर, इसको बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। अंदर चैम्बर में छुपा हुआ, बैठा हुआ अपना चैम्बर मिला हुआ है इसको, वकील साहब है तो चैम्बर मिला इसको। ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, तो मेंटल में लावा है। ये मैग्मा चैम्बर के माध्यम से ये जो आपका वेंट्स होते हैं, वेंट्स जो होते हैं ना, इन वेंट्स के माध्यम से क्या करता है आपका दोस्तों, सतह पे आता है, सरफेस पे आता है, और जैसे ही सरफेस पे आता है फट जाता है, और फिर ये लावा जो है इस प्रकार से स्टोर हो जाता है। अब इसमें नाम दिया देखो, अंदर रहेगा तो मैग्मा, जब पृथ्वी के अंदर रहेगा तो मैग्मा, जब पृथ्वी के बाहर आ जाएगा तो इसको क्या बोल देंगे, लावा। ये जिसमें से निकलता है इसको बोलते हैं वेंट, यही वोल्केनो होता है। और जिसका मुंह होता है, ऊपर वाला मुंह, इस मुंह को क्या बोलते हैं हम, क्रेटर। हिंदी में भी इसको क्रेटर ही कहेंगे। आपको दिक्कत है इसीलिए मैं दोबारा दिखा रहा हूं हिंदी में। वोल्केनो, ज्वालामुखी जो है वो भूपर्पटी में एक वेंट होता है, एक उद्घाटन होता है बाहर। तो ये जो बाहर दिख रहा है आपको, ये जो निकल रहा है, जहां से लावा निकल रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये जो पाइप है ना, बस इसको वोल्केनो कहते हैं। तो वोल्केनो वास्तव में कुछ नहीं होता, वो वोल्केनो तो एक कंडक्टिंग मीडियम होता है, जिससे अंदर का लावा बाहर आता है, उसी को हम वोल्केनो कहते हैं। समझ में आ रही बात? तो डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। गुड आफ्टरनून यार चंद्रवंशी, गुड आफ्टरनून यार। ठीक है, तो वास्तव में वोल्केनो क्या है सर, कोई पूछे आपसे, तो वोल्केनो का मतलब कुछ नहीं होता, लावा निकलने को ज्वालामुखी नहीं कहते। वोल्केनो इज अ पाइप, इज अ वेंट, जिसके माध्यम से जो पृथ्वी के अंदर स्टोर्ड, जो आपका स्टोर्ड लावा है, कहां पर, जो मेंटल में लावा स्टोर्ड है, या मैं कह सकता हूं जो मैग्मा कोस्ट है हमारा, जो मैग्मा कोस्ट के अंदर लावा स्टोर्ड है ना, ये देखो जो हमारा मैग्मा कोस्ट है, ये मैग्मा कोस्ट है, यहां लावा स्टोर है। अब ये लावा बाहर निकलता है इस पाइप के माध्यम से, बस इसी पाइप को क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। जैसे ये बाहर आता है तो अंदर, तो इसको कहते हैं मैग्मा, ध्यान रखना। जब अंदर लावा पृथ्वी के अंदर होता है इसको बोलते हैं मैग्मा, और जब ये बाहर आ जाता है ना इसको तोड़ के, जब बाहर आ जाता है तोड़ के, तो इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, फिर इसको बोल देते हैं लावा। तो मैग्मा और लावा, ये जो मुंह होता है देखो इसका, यहां पर इसको बोला जाता है क्रेटर। कई बार यहां पर जब ये वोल्केनो डेड हो जाता है तो बारिश का पानी इसमें भर जाता है, तो यहां झील बन जाती है, और उस प्रकार की झील को हम बोल देते हैं क्रेटर झील। ठीक है,
ये निकास है, इसको बोलते हैं वेंट, निकास, और इसी निकास को बोला जाता है ज्वालामुखी। ये ऊपर वाला भाग भूपर्पट्टी, अंदर मेंटल, और आपको पता अंदर जो है, और निकलता क्या है इसमें, निकलता है सर गैस निकलती है, राख निकलती है और बहुत सारा लावा निकलता है। चलो इसमें नहीं बताया बट मैं आपको बता देता हूं। गैसेस की बात अगर मैं करूं तो कौन कौन सी गैस निकलती है, देखो सबसे मेजर गैस है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, NO2, दीज आर द गैसेस जो इससे बाहर आती है एक्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारी चुरकुट चुरकुट गैस भी है। ये सारी गैसेस जो होती हैं ये क्या आती है दोस्तों, इससे बाहर आती है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्या, ज्वालामुखी। अब ऐसे ही इसने भूकंप के बारे में बोला है। भूकंप का सीधे सी बात क्या है दोस्तों, कोई पूछे भूकंप होता क्या है तो क्या बोलोगे, सर जी सीधी सी बात है, जब भी झटके महसूस होते हैं भूकंप होते हैं। बात सही होती है, जब भी हमें झटके महसूस हो भूकंप। मैं बताया ना, मैं मेरठ पढ़ाया करता, तो मेरठ के ना कुछ छात्र बड़े रंगीन थे, उनका जवाब ही निराला होता था। मैंने पूछा भूकंप किसे कहते हैं, तो एक कहता जी मैं बताऊंगा। मैं कहा बताओ भाई, जी झटके जब महसूस हो उसको भूकंप। मैं कहा झटके कई प्रकार के हो सकते हैं ना, ठीक है। झटका वो भी होता है बिजली के करंट से लगे आपको झटका, झटका वो भी होता है एग्जाम में फेल हो गए झटका लग गया, तो उनको थोड़ी भूकंप कहेंगे, लेकिन हाँ वो भी भूकंप के समान काम करते हैं, है ना। गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, क्या हो गया, झटका लग गया, भूकंप। बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गया, जनरली बॉयफ्रेंड छोड़ के, देखो ये बात देखिए आपने, जब भी उदाहरण दिए जाते हैं तो यही दिया जाता है, लड़की ने छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, समझ रहे हो आप। उल्टा सुना है कभी, बहुत कम सुना होगा, ठीक है। और क्यों नहीं सुना, इसके पीछे एक वजह है। लड़कियां जो होती हैं दे आर मच मोर सेंसिबल देन द बॉयज, ठीक है। ये बहुत सेंसिबल होती हैं, इनको अपने फ्यूचर का पता होता है, और एक बार जो लड़की सोच लेती है उसको फॉलो भी करती है, वो ठान के उसके पीछे उस फुटस्टेप को फॉलो। अपना मोटिवेशन थोड़ा टेम्परेरी होता है, हमें एक बार IAS बनना होता है, लेकिन वो IAS बस तभी थोड़े दिन तक बनना होता है कि उसने धोखा दिया था, ठुकरा के मेरा प्यार अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, ऐसा होता है ना। बस मेरी शादी में जरूर आना देख ली, उसके बाद 3-4 दिन का ऐसा कर्रा जोश चढ़ रखा है, बस सर पता नहीं क्या कर देंगे, आज तो फाड़ देंगे, आज ही कर दूंगा UPSC का पेपर, आज ही निकाल दूंगा, बहुत तगड़ा जोश होता है। 2-3 दिन सुमित सर की क्लास भी देखता है बंदा, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जोश ठंडा। क्यों, या तो फोन आ जाता है, या तो फोन आ जाता है, या कहीं और बातचीत हो जाती है। देखो ऐसा नहीं है, मल्टीपल ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन, लड़कों का ये हिसाब किताब है, एक जगह से अगर नाता टूटा है तो हम इतने सामाजिक हैं, हम रह नहीं पाते। हमने एडवांस में पहले नेटवर्क बिछाया हुआ है कि बाई चांस भविष्य में इधर से कनेक्शन टूटा तो बाकी जगह हमारा कनेक्शन फिट हो जाए। हम मल्टीपल इंटरनेट कनेक्शन रखते हैं, एक जगह से कनेक्शन टूटा विद इन 2-3 दिन मोटिवेशन रहेगा, IAS निकाल के दिखाऊंगा इसको, 2-3 दिन मोटिवेशन रहेगा, तो या तो उसी से कुछ रिस्पॉन्स वापिस आ जाता है, या कहीं और टाका फिट हो जाता है। ऐसे में मोटिवेशन गया भाड़ में, अब तेल लेने, ठीक है, अब गया वही मोटिवेशन। तो जनरली आज भी हमने बात की थी दोस्तों, मोटिवेशन आता है, सस्टेन नहीं कर पाते। किसी ने आपको कुछ कह दिया, नीचा दिखा दिया, बेइज्जती कर दी, वो सस्टेन नहीं कर पाते। लेकिन जिनको इन चीज़ों का जख्म लगता है ना, अंदर घाव लगता है, जिनको वास्तव में कुछ करना होता है, वो कर भी जाते हैं। लेकिन आजकल क्या है ना, फेक टाइप के लोगों का जमाना आ गया है, एक बार होता है वो, लेकिन उस मोटिवेशन को वो सस्टेन नहीं कर पाते। अब ऐसे ही थोड़ी ना UPSC हो जाता है, आसान है UPSC, लेकिन उसको जो करने के लिए जो कलेजा चाहिए वो कहां से आएगा भैया, सस्टेन्ड काम करना है। यहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पंचवर्षीय योजना बना रखी है, अभी पढ़ नहीं रहे, देखो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, जैसे ही एग्जाम आएगा वो भाई साहब पढ़ने लगे। अब रेलगाड़ी चल गई भाई इनकी, अब रेल छूट रही है, अब भागेंगे, सर अब ये बताओ ये कब होगा, अरे सर ये छूट गया, अरे सर ये नहीं करवाया आपने, सर ये नहीं करवाया। फिर इनका ऐसा स्टार्ट हो जाता है, अभी पढ़ रहे हैं, अभी आराम से चीजें चल रही हैं, तो इनका अरे ठीक है कर लेंगे, कौन सी आफत आ रही है। बाद में कमेंट बॉक्स में अरे सर जी वो नहीं करवाया, अजय सर जी वो नहीं करवाया। लेकिन देखो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप आराम से पढ़िए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, टेंशन मत लीजिए। UPSC के अंदर कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सोचा है ना किसी को उस दिखाना है तो दिखाओ। मैंने एक बात और भी बोली थी, इस लाइफ में, इस जिंदगी में आप इस समय पे हो कि ब्लॉक बहुत जगह बहुत लोगों को करते हो, और ब्लॉक आपको भी बहुत जो लोग करते हैं, लेकिन ऐसा मौका मत दो। ऐसा मुकाम हासिल करो जिंदगी में कि लोग आपको ब्लॉक ना, लोग आपको सर्च करे, ढूंढे कि क्या कर रहा है आजकल, कहां है आजकल, ठीक है, समझ रहे हो। और ये सीख लड़कों के लिए ज्यादा है, मैं लड़कियों के लिए इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि लड़कियां जो है वो सेंसिबल है, उनको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर ये लड़के जो है यही ज्यादा चार्ली चैपलिन बन रखे हैं, इनको बातें कम समझ में आती है, थोड़े दिन का जोश रहता है,
उसके बाद ठंडा पड़ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो नस्ल है लड़कों की, ये कुछ करे यार, आगे बढ़े, उस मोटिवेशन को सस्टेन करो, ठीक है। लेकिन नहीं, हमारा तो एक जगह से मामला कटता है, 5 जगह फिट कर रखा है, पहले ही तार फैला रखे थे ना, पत्ते पहले फेंक रखे थे, इधर से कट तो उधर से ऑन, कट ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद में यूपीएससी मोटिवेशन गॉन, अब कुछ नहीं करके दिखाना, अब हो गया खत्म, ठीक है। अब दुख दर्द सारे पे मल्लम लग जाती, ये होता है ज्यादातर लोगों के साथ में। तो थोड़ा सा यूपीएससी का मोटिवेशन आता है, अच्छी बात है, बट सस्टेन करो, है ना, सस्टेन करो, उसको जोड़ लो अपनी जिंदगी के साथ में यार, आपके जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लो। अब यूपीएससी नहीं हो तो टेंशन हो, यार हद होगी यार, क्या करूंगा यार मैं, यूपीएससी ना कर पाया तो, मैं आईपीएस ना बना तो मेरी जिंदगी कैसी होगी यार, मेरे पास पिस्टल ही नहीं होगी यार, और जब पिस्टल नहीं होगी तो मैं हवाई फायर कैसे करूंगा, हवाबाजी कैसे होगी मेरी, लोग कैसे कहेंगे, डरेंगे कैसे, दिखाओगे कैसे आप उनको। आज आपको किसी लड़की ने कुछ बोल दिया बुरा भला, कल जब वो आपको देखेगी भाई आपके पास वर्दी है और कमर पे पिस्टल है आपके, अलग टोरा बनेगा, रुतबा अलग बनेगा यार। वो दिखाना चाहते हो या वैसे ही सूखी फां करके निकल लेना चाहते हो, फैसला आपका है। आप देखो क्या करना है, मेरे को तो बस बताना था, मेरा धर्म इतना ही था, मैंने बता दिया। तो दोस्तों भूकंप क्या होता है, झटके महसूस जब भी होते हैं ना, ये झटके कई प्रकार के होते हैं, तो जब भी झटके महसूस हो, जब पृथ्वी का ऊपरी पार्ट आपका हिलने लगे, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका भूकंप। An earthquake is the shaking of the surface of earth resulting from the sudden release of energy in the earth lithosphere that creates seismic wave, इसको हम भूकंप कहते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, मैं जो ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं ये एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में भूकंप, वोल्केनो, ऑब्वियस बात है इतना तो नहीं दिया होगा, ज्वालामुखी से ज्यादा पढ़ाएगा, लेकिन ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में इतना ही दिया, तो मैं इतना ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। आगे मेरा डिटेल पढ़ना है तो मेरे ज्योग्राफी 101 चैनल के ऊपर होगा। अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या होता है दोस्तों, भूकंप सिंपल सी बात है, पृथ्वी में जब अंदर से कुछ झटके महसूस होते हैं ना ऊपर की सतह में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। अब भूकंप कब आता है दोस्तों, तो भूकंप तब आता है, देखो इसमें दिखाया हुआ ये अलग प्लेट है, ये अलग प्लेट है, तो ये दोनों प्लेट टकराती है, जहां पर प्लेट टकराती है नीचे, जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, उस ऊर्जा को, उस जगह को हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस वो जगह होती है, द फोकस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर्स, द पॉइंट वेयर अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज नोन एज फोकस। जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है ना, जहां पर उसकी उत्पत्ति होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप। होता क्या है, जब दो प्लेट टकराती है, तो देखो ये तो मैंने दो हाथ टकराए, हाथ टकराए तो क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, कुछ ऊर्जा साउंड के फॉर्म में सुन रही है आपको, और कुछ जो है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगी, मेरे हाथ गर्म हो गए। ऐसा ही होता है जब दो प्लेट टकराती है, तो भी बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा की वजह से ही भूकंप आता है। जिस बिंदु पर वो उत्पन्न होती है उस बिंदु को बोलते हैं फोकस, और वो बिंदु के ठीक सतह पे, परपेंडिकुलर सतह पे, सरफेस पे जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं एपिक सेंटर। कुछ ऐसा होता है, देखो ये भूकंप है, अब भूकंप आएगा तो कहां आएगा, पृथ्वी के अंदर आएगा ना, मान लो यहां पे आया, तो जहां पे उत्पन्न होता है उस बिंदु को बोलते हैं हम फोकस, यानी कि केंद्र, क्या बोलते हैं, केंद्र। और ठीक इसके ऊपर जो लंबवृत्त ये जो बिंदु होता है, बस इसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं इसको, अधिकेंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं एपीसेंटर। तो एपीसेंटर ठीक ऊपर, सबसे पहले भूकंप यहां उत्पन्न होता है, लेकिन सबसे तेज झटका जो है वो एपिक सेंटर पे महसूस होता है आपका, ठीक है ना, समझ में आ रही बात आपको। और जब भी भूकंप होता है उत्पन्न दोस्तों, भूकंप के दौरान आपकी अलग अलग वेव जनरेट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका पी वेव, एस वेव और एल वेव। और याद रखना दोस्तों, इनको हम बोलते हैं सिस्मिक वेव, पी एस एल। 3 प्रकार की वेव हमारे साथ जनरेट होती है, पी सबसे तेज चलती है, एल सबसे धीरे। एल जो है ये सबसे क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव। याद रखना, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, सबसे ज्यादा खतरनाक तबाही यही मचाती है। पी जो होती है वो सबसे फास्टेस्ट होती है, सबसे तेज होती है, याद रखेंगे। फोकस और एपिक सेंटर मैंने आपको बता दिया। ऐसे हिंदी में केंद्र और अधिकेंद्र, भाई वो बिंदु जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसको बोलते हैं हम उद्गम केंद्र, जहां पर उत्पत्ति हुई है। जैसे ही उत्पत्ति होगी यहां से वेव जो है भूकंप की तरंगे वो अलग अलग दिशा में जाएगी। कितनी प्रकार की भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होगी दोस्तों, 3 प्रकार की, सर पी तरंग, सर एस तरंग और एल तरंग, 3 प्रकार की तरंग उत्पन्न होगी। इसके ठीक ऊपर ये जो बिंदु होगा इसको हम क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे, अधिकेंद्र। तो याद रखना केंद्र और अधिकेंद्र क्या होता है, भूकंप। छोटा सा बताया इसमें, बहुत छोटा, बिकॉज 7वीं क्लास के बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, तो छोटा ही इसके अंदर समझाया गया है, लेकिन इसमें भी काम की बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो यहां पर बोला गया भूकंप को मापने के लिए ना हमारे पास एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं भूकंप लेखी, ठीक है। क्या होता है, एक मशीन होती है जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ।
तो सिस्मोग्राफ क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अर्थक्वेक इज नोन एज सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने के यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। इस सिस्मोग्राफ में 2 स्केल का इस्तेमाल होता है, एक तो होता है मर्सेली स्केल और दूसरा क्या होता है दोस्तों? रिचर स्केल। देखो मर्सेली स्केल पुराना हो चुका है, इट्स ऑब्सोलेट, ये ऑब्सोलेट हो चुका है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो एनसीईआरटी के अंदर इसका जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ रिचर का बताया है, रिचर का बताया इसमें। रिचर क्या होता है? एक स्केल होता है, पैमाना, पैमाना, ठीक है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो रिचर स्केल जो है इससे मैग्नीट्यूड मापा जाता है और मर्सेली जो था इससे हम इंटेंसिटी मापते हैं, बट ये आजकल यूज में नहीं होता, इसीलिए न्यूज में सिर्फ क्या होता है? रिचर, क्योंकि मैग्नीट्यूड मापते हैं। तो समझ में आई बात आपको? तो मैंने आपको क्या समझाया दोस्तों? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, हमने बोला सर भूकंप जो है उसको मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम बोलते हैं भूकंप मापी यंत्र, सिस्मोग्राफ बोल दो, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? भूकंप लेखी, क्या बोलते हैं उसको? भूकंप लेखी। सो भूकंप लेखी जो होता है, भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं होता, ना के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है, 5 वाला खतरनाक होता है। और जो भूकंप की तीव्रता 6 से ज्यादा होती है उससे क्षति बहुत अत्यधिक होती है। जिसकी तीव्रता 7 या उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली भूकंप समझा जाता है, उससे विनाश भी हो सकता है। ये सारी बात बताई गई है। 2 से तो चुरकुट है, 2 से कम का तो पुरकुट आदमी है, छुरकुट है, उससे कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर 5 तक का आया तो ठीक है, हल्का बहुत महसूस होता है कि हाँ भूकंप आया है। 6 पे और ज्यादा महसूस होता है, लेकिन 7 का तो बहुत खतरनाक होता है, बहुत भयंकर जो है आपका होता है। हाल ही में आया था ना अभी, आया था ना अभी हाल ही में, अलवर के अंदर था आपका एपिक सेंटर। अब ये केस स्टडी दी है गुजरात की, गुजरात के अंदर जो भुज में आया था ना, कब आया था दोस्तों? 26 जनवरी, आज के ही दिन आया था 2001 के अंदर, ठीक है। 2001 के अंदर 26 जनवरी, मेरे को आज भी याद है, मैं बाजरे की रोटी लपेट रहा था, ये सर्दी का तो टाइम था ही, तो मैं बैठा था ऐसे चूल्हे के बराबर में और मैं बाजरे की रोटी खा रहा था। तो मेरी मम्मी ऐसे, महसूस तो इधर भी हुआ था, मम्मी बोली भूकंप आया। मैं कहाँ आ गया, मुझे नहीं पता था, मैं अपनी बाजरे की रोटी में घी लग के लपेट रहा था, स्वाद आ रहा था, टेस्ट आ रहा था, 3-4 खा चुका था, पता नहीं, मैं अपनी दुनिया में मस्त था। मेरे को तो भूकंप से क्या, मेरे को तो रोटी खाने से मतलब था। मम्मी बोली भूकंप आ गया, मैं कहाँ आ गया, मैं देख रहा ऐसे, मैं कहाँ आ गया। मेरी मम्मी बोली बेटा रोटी कम खाया कर तब महसूस होगा। मेरे को नहीं महसूस हुआ सही में, मेरी मम्मी बोली रोटी कम खाया कर, नशे में हो रखा है रोटी, कहाँ महसूस होगा। तो 26 जनवरी 2001 को ये भूकंप आया था। 6.9 रिचर स्केल का इसका मैग्नीट्यूड था दोस्तों जो आया था। बहुत सारे स्कूल प्रभावित हुए थे, बहुत जगह पर आग लग गई थी। राष्ट्रपति ने क्या किया था? स्टेट इमरजेंसी लगाई थी इस समय पर। राष्ट्रपति ने राज्य आपातकालीनता जो है वो यहाँ पे लगाई थी। भुज जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, पूरा का पूरा। चीफ मिनिस्टर उस समय गुजरात के कौन थे? हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, पीएम हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे। तब उन्होंने सेंटर से मदद मांगी थी कि हमें मदद दो यार, ठीक है। तो ये भुज के भूकंप के झटके हैं, 2006 में आए थे, 2001 में आए थे, 26 जनवरी 2001, 6.9 तीव्रता का जो है भीषण भूकंप जो है आया था। भुज जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, स्कूल बहुत प्रभावित हुए थे, ठीक है। साथ ही साथ में शहर में बहुत जगह पे आग लग गई थी, आपातकालीनता की घोषणा भी हो गई थी। एक एग्जाम्पल दिया था, भुज के अंदर आया था जो था कितने का? 6.9 रिक्टर स्केल का जो है भूकंप वो आपका आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। कई बच्चे कुछ ज्यादा ही बोलने लग गए आजकल। फिर दोस्त इससे ज्यादा मैंने बोला मेरा गला फट जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं है मेरी। अपना जो आपका माइक है या जो भी ईयरफोन है उसको थोड़ा सा ठीक करवा लो। आवाज़ पूरी प्रॉपर आ रही है यार, देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। कई बच्चे कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गए आजकल। फुल है यार साउंड एकदम। फिर दोस्त इससे ज़्यादा मैंने बोला मेरा गला फट जाएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया साउंड आ रहा है, फटेगा साउंड फिर ना दिक्कत होती है। माइक है या जो भी ईयरफोन मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है आवाज़, मेरे हिसाब से अच्छी चल रही है, ठीक है। चलिए, तो भूकंप की बात की हमने, भुज के अंदर जो भूकंप आया था, भूकंप के झटके महसूस हुए थे। अब देखो भूकंप और ज्वालामुखी हमने पढ़ लिया है ना, इतना ही दिया हुआ था इसके अंदर।
तो भूकंप और ज्वालामुखी जो है दोस्तों वो हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वेदरिंग एंड इरोजन, समझ में आई बात? देखो मैं कहां तक बात कर रहा था, इधर आ जाओ आप, देखो ध्यान दो। हमने बात की थी एक तरफा काम हो गया है, जो हम बात कर रहे थे ना इधर से, तो ये काम जो है हमारा हो गया कंप्लीट, जो हम इधर की बात कर रहे थे ये इसने बता दिया, जितना था उतना हमने पढ़ लिया, जो हमारे सिलेबस में था इसमें दिया हुआ था वो पढ़ लिया। अभी इधर आ रहा है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की तरफ, यहां पे नदी, विंड और इनके क्या क्या होगा अब ये बताएगा। अब इससे क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन, कटाव और जमाव, बस उसी को पढ़ना हमें कटाव और जमाव को ही अब क्या करना है दोस्तों, पढ़ना है, ठीक है। जो बाह्य बलों के कारण होता है, आंतरिक बलों का इतना ही दिया था किताब में, इतना है, मैं ऐसा नहीं कि मैं कम पढ़ा रहा हूं, मैंने तो पूरा पढ़ाया हुआ, आप जाके देख सकते हो। अब बाह्य बलों पे क्या है दोस्तों वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो वेदरिंग एंड इरोजन, वेदरिंग और इरोजन के बारे में यहां पे बात कर रहा है कि वेदरिंग क्या होती है, इरोजन क्या होता है। वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। देखो दोस्तों अपनी पृथ्वी की सतह पर चट्टानें होती है ना, तो जब चट्टानों का कटाव होता है, वो टूटती है ना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। क्या होता है वेदरिंग? वेदरिंग जो है आगे देखो इसमें नहीं बताया हुआ बट मैं बताऊंगा। वेदरिंग 3 प्रकार से होती है, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है, मैकेनिकल वेदरिंग। 3 चीजों की वजह से चट्टानें जो है वो टूटती है, उसको बोलते हैं वेदरिंग। साथ साथ में दूसरी वर्ड है इरोजन। इरोजन का मतलब क्या है, सेम सेम ही होता है। इरोजन इज द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप ऑफ अ डिफरेंट एजेंट्स। अब इरोजन का मतलब होता है कटाव। इसका मतलब क्या होता है कि जो पृथ्वी के ऊपर जो हमारे अलग अलग स्थल मंडल बने हुए हैं, पर्वत बना हुआ है, पठार बना हुआ है, मैदान बना हुआ है, जब उनका कटाव होता है हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, आपने देखा नहीं मिट्टी का कटाव हो जाता है, पर्वत जो है उसको काट देती है नदी, तो वो जो कटाव होता है उसको बोलते हैं इरोजन। तो 2 बातों के बारे में बात करो। पहला वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब क्या होता है, वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेकिंग ऑफ द रॉक, जो चट्टानें होती हैं वो टूटती हैं, 3 प्रक्रियाओं से टूटती है, केमिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। इसमें नहीं दिया हुआ, ऑब्वियस बात है, आगे जाके अगले स्टैंडर्ड्स की किताबों में आप देखोगे, बट मैं आपको बता रहा हूं इरोजन जो होता है, इरोजन यहां पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप ऑफ डिफरेंट एजेंट्स। जो हमारे डिफरेंट एजेंट्स होते हैं, जैसे नदी के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा, आपके पर्वत, पठार, नदी, इनका जो कटाव होता है उसको हम बोलते हैं क्या दोस्तों, इरोजन। ये जो इरोडेड मटेरियल होता है, जो इसने काटा ना, इसको फिर वो ले जाके कहीं जमा कर देती है, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, हवा, पानी, उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन, जमाव कर दिया, उसको बोल देते हैं डिपोजिशन। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इस प्रकार से मिट्टी, हवा, पानी और वायु के द्वारा एक जगह से काटा जाता है, दूसरी जगह पे जमा किया जाता है। तो इस कटाव से और जमाव से अलग अलग प्रकार के स्थल मंडलों का निर्माण होता है। इस कटाव से और जमाव से अलग अलग प्रकार के स्थल मंडलों का निर्माण होता है। जैसे हिंदी में बताया गया है दोस्तों, अपक्षय और अपर्दन, वेदरिंग और इरोजन, हिंदी में क्या बोलते हैं, वेदरिंग को अपक्षय और इसको बोलते हैं इरोजन को अपर्दन, नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। जो हमारी पृथ्वी का ऊपर का भाग है ना, लैंडस्केप, दृश्य भूमि जो है वो हमारी लगातार विघटित होती रहती है, टूटती रहती है। जी सर, एक बार उनसे बात करो ना आप, भट्टाचार्य सर से, ठीक है, वो अलाइंड है ना, तो मैं अभी क्लास खत्म कर रहा हूं उसके बाद। गाइस एक बहुत जबरदस्त टीचर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, कहां पर, अपने मैप 101 के ऊपर। आज मिलना ना भूलें उनसे भी, ठीक है। जस्ट इस क्लास के बाद में उनको भी हम लॉन्च कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे आओगे। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितने पापड़ पेल रहा हूं तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर रहे यार, पढ़ाई नहीं करते तुम, क्या है यार।
तो पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर जो चट्टान है उनको टूटने को हम अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय। ठीक है। और क्या होता है, जो पृथ्वी जो होती है उसके ऊपर बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, हवा मिट्टी वो सब उनको काटती रहती हैं और उनको हम बोलते हैं अपर्दन। ठीक है। और ये अपर्दित पदार्थ जो होता है उनको एक दूसरे स्थान पर ले जाके जो है वो जमा कर दिए जाते हैं, उनको हम बोल देते हैं निक्षेपण। ठीक है। और इस अपर्दन और निक्षेपण से, इस अपर्दन और निक्षेपण से, देख रहे हो, इस अपर्दन और निक्षेपण से पृथ्वी का जो धरातल है वो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता रहता है। अब सर ये तो मुश्किल लग रहा है हिंदी में। तो हिंदी में क्या तुम्हें क्या लग रहा है, ये हिंदी थोड़ी ना, क्या है ये ज्योग्राफी है। निक्षेपण, स्थलाकृति, ये करती वो करती, ये करती वो हबीबी करती, ये सब चीजें थोड़ी सी मुश्किल तो हो ही जाती हैं। ठीक है, बट ठीक है, ऐसे आपको पढ़ना है। दीज आर द वेदरिंग एंड इरोजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब कह रहा है नदी। देखो नदी जब आती है तो क्या करती है, नदी जब आती है तो काटती है और क्या करती है। ये नदी थी, ऊपर से ऐसे पहाड़ से गिर रही थी, जैसे गिरेगी ऊपर तो कठोर चट्टान है, ये वाली कठोर चट्टान है दोस्तों, हार्ड रॉक है, लेकिन इसके पीछे जो सॉफ्टर रॉक है वो कट जाती है, जिसके नीचे सॉफ्ट रॉक है। ये चट्टान क्या है, ये तो हार्ड रॉक थी, बट ये क्या है, सॉफ्ट रॉक है। तो जैसे इस पे गिरती है ऊपर से, इसको काटने लगती है। देखो पहले नॉर्मल थी ऐसे, अब ये काटने लग जाएगी, काटने लग जाएगी, काटने लग जाएगी, तो इससे क्या बनता है, वाटरफॉल बनता है। इनको क्या बोलते हैं हम, जलप्रपात। क्या बोलते हैं, जलप्रपात। सो ये कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे जलप्रपात बनते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात यहां पर नाम दिए एंजल फॉल। कहां पर है, वेनेजुएला के अंदर। दुनिया का जो सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है, एंजल फॉल, जो कहां पर है, वेनेजुएला के अंदर है, साउथ अमेरिका के अंदर। और भी बहुत सारे फॉल हैं, जैसे नाइग्रा फॉल है जो आपका कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर लोकेटेड है, नॉर्थ अमेरिका में। फिर हमारे पास विक्टोरिया फॉल है जो कहां लोकेटेड है, बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अंदर लोकेटेड है। तो ये चीज मेरे हिसाब से आपको याद रखनी है, आप याद रखोगे भी। ठीक है, आसान आसान सी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं। दुनिया का सबसे बड़ा फॉल, वाटरफॉल जो है, हिम जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, जलप्रपात सबसे बड़ा जो जलप्रपात है, वाटरफॉल जो है वो आपका कौन सा है, एंजल फॉल, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। उसके बाद है नाइग्रा फॉल, ये कहां पर है दोस्तों, कनाडा और यूएस के बीच में। उसके बाद है आपका जाम्बिया, ठीक है, ये आपका विक्टोरिया फॉल जो आपका जाम्बिया, जिम्बाब्वे और जो है इनके बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, दिस इज नाइग्रा फॉल। तो इस प्रकार से, तो आपको पता है नदी ऊपर से गिरेगी भाई साहब, काटेगी काटेगी। फिर क्या होता है, नदी जब प्लेन मैदान में आती है तो क्या करती है, मिएंडर करती है, ऐसे ऐसे सांप की तरह, है ना। देखो ऐसे नदी आती है, ऐसे नदी इस प्रकार से मिएंडर करने लगती है। क्यों करती है, क्योंकि उसके पास लोड ज्यादा, स्पीड कम होगी, धीरे धीरे कटाव किया हुआ ऊपर से मिट्टी काट के ला रही है, तो उस मिट्टी को ये क्या करती है, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है, डिपॉजिट कर रही है। अब क्या होता है, कई बार ये लूप बनता रहता है, देखो ये लूप बनता रहता है। आगे जाके कई बार क्या होता है, ये लूप बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, ऐसे शार्प। थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, मिट्टी जमा होने के बाद में फिर नदी क्या करती है, ऐसे नहीं घूम के जाती, वो फिर सीधी हो जाती है, ऐसे ऐसे चलने लगती है। ये हिस्सा नदी का कट के अलग आ जाता है, और इस नदी के अलग कटे हुए हिस्से को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक। ठीक है, क्या होता है, नदी जब ऐसे यूं मुड़ मुड़ के जा रही होती है ना, तो इन साइड पे वो मिट्टी जमा कर देती है, मिट्टी जमा कर दी इधर। ठीक है, अब मिट्टी जमा होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा मिट्टी का इधर मुड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो मिट्टी फिर वो सीधी चल जाएगी ऐसे। अब इधर मिट्टी फिर जमा की हुई है, तो ये फिर हिस्सा ये भी कट जाएगा। इसी प्रकार ये हिस्सा कट जाता है, ये हिस्सा कट जाता है, ये हिस्सा कट जाता है, तो इन्हीं से क्या बन जाता है आपका फिर ऑक्सबो लेक। क्या बोलते हैं इनको, ऑक्सबो लेक, हिंदी में बताऊंगा। तो यहां पर फ्लड प्लेन बनते हैं, ऑक्सबो लेक बनती है। और ये जो नदी देखो सांप की तरह जो लहरें मार मार के आ रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक, सॉरी इसको बोलते हैं मिएंडरिंग। क्या बोलते हैं गाइस, मिएंडरिंग। तो जो सांप इस प्रकार से आपके लहरें मार रही है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग। दिस इज नोन एज मिएंडरिंग। तो ये हो गया मिएंडरिंग, ये हो गया आपका इधर जो बना, दिस इज ऑक्सबो लेक, दिस इज मिएंडरिंग। और जहां तक नदी में पानी भरता है, कई बार क्या होता है, नदी में उफान आता है, बाढ़ आ जाती है, तो नदी क्या करती है, यहां तक फैल जाती है। और जहां तक फैलती है, फिर जब फैलती है तो मिट्टी भी जमा कर देती है। तो जहां तक नदी फैलती है ना, उसको बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन। देखो देखा नहीं है भाई, नॉर्मल टाइम में पानी इतना रहता है, बारिश होगी, बारिश में नदी फैल जाएगी, अपनी औकात पे आ जाती है, तो फैलती है तो फिर क्या करता है, यहाँ पर जो नदी है मिट्टी भी जमा करा देती है। तो जहां तक नदी फैल सकती है मैक्सिमम, उसको उसका फ्लड प्लेन कहते हैं। तो ये नदी का फ्लड प्लेन हो गया। ठीक है, ये फ्लड प्लेन के बाद जो चढ़े हुए किनारे होते हैं, भाई ऐसा होता है ना, किनारे ऊपर चढ़ जाते हैं, नदी फैल रही है, तो इनको बोल देते हैं लीव्स। क्या बोल देते हैं, लीव्स। और नदी का इस प्रकार से मुड़ना तोड़ना, इनको हम क्या बोलते हैं, मिएंडरिंग। जब नदी समुद्र के पास पहुंचती है, तो यहां से तो आ रही है एक नदी के रूप में, जब समुद्र के पास पहुंचती है तो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है, जिनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। आपने नाम सुना होगा ट्रिब्यूटरी, ऊपर
ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, अलग अलग नदी मिलके एक नदी बनाती है, ठीक है, और वो आगे चलती है फिर समुद्र की तरफ, लेकिन जब वो समुद्र के पास पहुंचती है तो फिर से वो अलग अलग नदियों में बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी। और यहां पर जब फाइनली नदी में के पास, समुद्र के पास पहुंचती है तो नदी से किसका निर्माण होता है, आपका डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। मिएंडर क्या होता है, मिएंडर क्या होता है, जब नदी प्लेन में एंटर करती है तो ट्विस्ट एंड टर्न के साथ चलने लगती है, यूं 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 सांप की तरह लहरें मारती चलती है ऐसे, बस इसी को बोलते हैं मिएंडर। ऐसे नदी का यूं चलना मिएंडरिंग कहती है। अब जब नदी ऐसे चलेगी, नदी के पास मिट्टी होगी तो जहां से मुड़ेगी यहां पर डिपॉजिट करेगी कि नहीं करेगी। अभी डिपोजिशन से क्या होगा दोस्तों, ये डिपोजिशन कई बार क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मिट्टी इधर आ, ये नदी इधर आ नहीं पाएगी, मिट्टी जमा होगी, तो नदी क्या करेगी, फिर सीधी सीधी जाएगी ऐसे। अब जब नदी सीधी जाने लग जाएगी, ये हिस्सा कट के अलग हो जाएगा, तो यहाँ पानी तो भरा हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे लेक बन जाते हैं जिनको हम बोल देते हैं ऑक्सबो लेक। यही बताया देखो दोस्तों, इनको मिएंडरिंग बोलते हैं, ऐसे जो चलती है। इसके बाद कह रहा है ड्यू टू द कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिएंडर, द एंड ऑफ द मिएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, द मिएंडर लूप्स कट फ्रॉम द मेन रिवर। ये हिस्सा मेन रिवर से कट हो जाता है, कट हो जाता है, कट हो जाता है, तो कट हो जाता है, तो इसी से क्या बन जाती है आपकी ऑक्सबो लेक। क्या बन जाती है, ऑक्सबो लेक। जहां तक नदी फैलती है और मिट्टी जमा करती है उसको बोलते हैं उसका फ्लड प्लेन। और ये जो रेज्ड बैंक होते हैं, जो चढ़े हुए किनारे बनते हैं, एक बार बाढ़ आ गई साइड में पानी चला जाएगा, तो जो पानी चला जाएगा साथ साथ में क्या जाएगा, मिट्टी, तो वो चढ़े हुए जो किनारे ऊपर हो जाते हैं उनको हम बोल देते हैं लीव्स। क्या बोल देते हैं दोस्तों, लीव्स। ये हिंदी में है। हिंदी में क्या है दोस्तों, देखो ये हिंदी में हो गया बाढ़ का मैदान, जहां तक नदी फैलती है उसको हम बाढ़ का मैदान बोल देते हैं, ठीक है। और ये जो ऑक्सबो लेक होती है इसको हिंदी में बोलते हैं चाप झील। यहां पर ध्यान देना, जो ऑक्सबो लेक है इनको हम बोलते हैं चाप झील, हिंदी में बोलते हैं इसको। फ्लड प्लेन जो होता है इनको हम बोलते हैं बाढ़ के मैदान। मिएंडर जो होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिएंडर को बोलते हैं विसर्प। अब देखो हिंदी कोई मुश्किल, हिंदी कोई आसान नहीं है। विसर्प। लीव्स को क्या कहते हैं, तटबंध। तटबंध मतलब जहां तक उसके चढ़े हुए किनारे होते हैं, तटबंध। फ्लड प्लेन का मैंने बता ही दिया, आपके जो बाढ़ के मैदान होते हैं वो होते हैं। सो सेम यहां पर भी होता है ऐसे ही, ठीक है, सेम ऐसा यहां पर भी होता है। जो आपने देखा हिंदी में वो इधर भी है, वो इधर भी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद समुद्र की नहरें, समुद्र की लहर भी तो आती है। देखो ये समुद्र की लहरें चलती रहती हैं, तो देखो ये पहले स्टेज पे होता है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है, और फिर तीसरे नंबर पे ऐसा हो जाता है। पहले क्या होता है, समुद्र की लहर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, तो लहर आएगी, तो एक बार बताओ, पहाड़ है, मान लो ये पहाड़ है, अब समुद्र की लहरें आएगी तो नीचे टकराएगी, पहाड़ की चोटी में हाथ मारेगी सीधा, भाई समुद्र की जो है वो तो नीचे टकराएगी। तो ये लहर आ रही थी, समुद्र से टकराई, तो क्या करेंगी, नीचे वाले भाग को खोखला कर देती है, तो गुफा जैसी बन जाती है, काटेगी ना भाई, लहर आई टकराई, लहर आई टकराई, लहर आई टकराई, तो नीचे वाला हिस्सा कटने लगता है, खोखला हो जाता है, इससे बन जाती है सी केव। फिर क्या होता है, ये जो सी केव है लगातार जो है ये पानी का ये जो बहाव है वो तेज होता रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि जो सी केव से जो इसकी साइड्स हैं वो कट जाती है, वो छत छत बच जाती है, इसमें पूरी साइड को काट देता है, फिर इसको बोल देते हैं हम सी आर्क। कुछ समय के बाद में क्या होगा, उस छत को भी काट देता है और ये फिर ऐसे स्टैक के रूप में दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं स्टैक। तो ऐसा होता है, तो यहां पर सी केव बनती है, यहां पर सी आर्क बनती है और स्टैक बनता है। सी केव कब बनेगी, मैंने बताया इनिशियल स्टेज में, जब नदी जो समुद्र की लहरें आके टकराएंगी तो यहां से इसको काटती जाएंगी, खोखला करती जाएंगी, तो उससे क्या होगा, गुफा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब जब ज्यादा काटेगी तो दोस्तों क्या होगा, इसकी छत छत बचेगी, बाकी सारा पार्ट कट जाएगा, उसको बोलेंगे सी आर्क। आर्क की शेप में बन गया ना, देखो ऐसे बन गया आर्क की शेप में, सी आर्क। और उसके बाद में क्या होगा, ये सब कुछ कट जाएगा, ठीक है, ये पूरा भाग काट देगा वो। जब पूरा भाग कट जाएगा, ये पूरा भाग जब कट जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, तो पूरा भाग कट जाएगा तो ऐसे पत्थर टाइप बन जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैक। कौन करता है, समुद्र की वेग तरंगे करती हैं। इसके बाद सी क्लिफ भी होती है, जो खड़ी चट्टान होती है ना, हिंदी में वर्क ऑफ सी। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू द कोस्टल लैंडफॉर्म। इसी से तटीय जो आपके स्थल मंडल है उनका निर्माण होता है। सी वेव जो होती है कंटिन्यूअसली क्या करती है, आपका चट्टानों से लगती है, टकराती है, इससे इनमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ओवर द टाइम दे बिकम लार्ज एंड वाइडर। धीरे धीरे क्या होते हैं, ऐसे टकराती है, इनमें क्रैक बनते हैं, वो वाइड होते जाते हैं, धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, गुफा बन जाती है, इनको बोलते हैं सी केव, ठीक है, क्या बोल देते हैं, सी केव। As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the cave remains, thus forming the sea arc. थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, बहुत बड़ी बड़ी होती जाएगी, तो साइड का पूरा पार्ट कट जाएगा, सिर्फ छत छत बचेगी इनकी, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, सी आर्क, ठीक।
उसके बाद फिर से इरोजन होगा तो सारा पार्ट कट जाएगा, वो बस खंबा टाइप का बचेगा, इसको बोल देते हैं फिर हम क्या, स्टैक। ऐसे हिंदी में देखेंगे, स्टैक, तटीय मेहराब और समुद्री गुफा। समुद्री गुफा कब बनेगी दोस्तों, तटीय मेहराब कब बनेगा, समुद्री गुफा कब बनेगी दोस्तों। देखो, समुद्री तरंग अपर्दन और निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार चट्टानों से टकराती हैं जिनसे दरार विकसित होती है और समय के साथ साथ ये दरार चौड़ी हो जाती है। टकरा रही थी भाई, धीरे धीरे टकरा रही थी, टकराई थी, चौड़ा हो गया तो यहां पर गुफा बन गई। और टकराएगी तो क्या होगा, इसकी सारी साइड वाइड कट जाएगी, छत छत बचेगी, तो ये क्या बन जाएगा, सी आर्क, जिसको बोलते हैं तटीय मेहराब। उसके बाद में ये सारा कट जाएगा, ऐसे लो का ये स्टैक बचेगा, इसको बोलते हैं स्टैक। खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ग्लेशियर। अब देखो क्या होता है ना, जैसे ग्लेशियर में क्या होता है, बर्फ पड़ी, ऐसे बर्फ पड़ी, पिघली, पिघलने के बाद क्या होता है, पिघलने के बाद या छोटी छोटी झील बन जाती है। और उस झील के अंदर में क्या होता है, जब बर्फ पिघलती है ना, पिघलती है तो इनके ऊपर पड़ी तो इनका पार्ट भी कट कट के इसमें आ जाता है। अब वो जो कट के वो सारा पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मोराइन। ग्लेशियर क्या होती है दोस्तों, ये रिवर होती है आइस की, बर्फ की नदी को क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। विच टू इरोड्स द लैंडमास, और उससे भी आप बोलोगे सर बर्फ से कैसे, हाँ, बर्फ से भी आपका लैंडमास इरोड होता है, उससे भी, बर्फ से भी आपके जो स्थल मंडल है उनका कटाव होता है दोस्तों, है ना। बाय बुलडोजिंग सॉइल्स एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो, ग्लेशियर कार्व आउट डीप hollow layers. As the ice melt, they get filled up into the water and becomes beautiful lake in the mountains. The material carried by the glacier, such as rock, big and small, sand and slits, get deposits. These deposits forms the glacier moraine. इन सारे ग्लेशियर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर मोराइन जो है वो इनको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिमनद हिमोड। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में, हिंदी में हिमनद हिमोड। सिंपल बात है, आपका ग्लेशियर समझ में आ रही बात। क्या होता है जब बर्फ पड़ती है ना, यहाँ पे इस पे बर्फ पड़ती है तो क्या होता है, इस बर्फ के साथ साथ आपका जो मिट्टी का, चट्टान का जो ऊपरी सतह है वो भी कट कट के इरोड होके नीचे आने लगता है। इससे क्या होता है, फिर ये जो चट्टान है इसकी ऊपरी सतह वो मिट्टी जो है एक्सपोज हो जाती है, फिर उसका भी कटाव होता है। अभी सारा माल बह बह के नीचे आता है और जब ये पिघलती है नीचे तो यहाँ पर क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। उस लेक में वो सारा पार्ट जमा हो जाता है और उसी को हम बोलते हैं ग्लेशियल मोराइन, हिमनद हिमोड। ऐसे ही देखो रेगिस्तान में होता है, हवा भी तो ऐसा ही करती है, हवा भी ऐसा ही करती है। देखो जिन इलाकों में तेज हवा चलती है, कोई पर्वत है और हवा अगर तेज चलती है तो जब हवा तेज चलती है तो पर्वत के ऊपर वाले हिस्से को नहीं, वो नीचे वाले हिस्से को काटती है। मान लो ये मेरे पास पर्वत था, ठीक है, तो हवा क्या करेगी, इसके ऊपर वाले हिस्से पर नहीं, नीचे वाले हिस्से पर काटेगी। तब नीचे वाले हिस्से को काटेगी तो फिर ये ऐसी शेप का बन जाएगा और इस प्रकार की शेप को क्या बोलते हैं, मशरूम शेप। क्या बोलते हैं, मशरूम। तो ऐसी रेगिस्तानों में आपने बहुत सारी चट्टान देखी होगी जिनको हम क्या बोलते हैं, मशरूम शेप। ठीक है, लवली तोमर पहले ये पढ़ लो, तुम्हारी यही तो आदत खराब होती है, तुम्हें ये करना नहीं, वो करवा दो सर, वो अरे ये हो जाएगा, वो भी करवा दूंगा, सिंपल सी बात है, तीसरे चैप्टर में आया हूं, इसके बाद करवा दूंगा। कैसे आदमी हो यार, मतलब पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता यार, अच्छी नहीं लगती मुझे तुम लोग की बात, सेंसिबल नहीं हो तुम लोग यार। अगर ऐसे सवाल भी तुम पूछते हो तो बुरा मत मानना, बट तुम यूपीएससी के काबिल नहीं हो फिर यार। अगर ऐसी सी चीजें तुम्हें पूछनी पड़ती है, कब कराओगे, अरे ये खत्म होगा वो करा दूंगा। मैं कोई हवन करवाने आ रखा हूं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ाने ही तो आ रखा हूं, पढ़ा रहा हूं, करा के खत्म, उसके बाद वो करा दूंगा। जो हो रहा है वो नहीं करना, जो नहीं हो रहा है तुम्हें वो करना होता है। जी सर। अरे सर 4:20 कर लो सर, मैं अभी क्लास ही चल रही है, 2 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ, या 4:15 कर दो, 4:15 कर लो, ठीक है सर, ओके। अब होता क्या है दोस्तों, यहां पर ये चट्टान है तो ये नीचे वाला पार्ट कट जाता है तो ये मशरूम शेप ले लेता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं मशरूम रॉक। क्या बोल देते हैं, मशरूम रॉक इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, छत्रक सेल। क्या होता है, रेगिस्तान में जो पवन होती है वो अपर्दन और निक्षेपण के कारण प्रमुख कारण है। रेगिस्तान में हवा से ही कटाव होता है। आप कहोगे सर हवा चट्टान को काट देती है, हाँ भाई काट देती है यार, तभी तो बोल रहा हूं हवा काट देती है चट्टान को। आपने देखा नहीं, मिट्टी जो है रेगिस्तान में जो मिट्टी पड़ी थी हवा उसको भी उड़ाती है। आप देखो रेगिस्तान में हवा चलेगी, एक मिट्टी का ढेर इधर था, वो मिट्टी का ढेर कहीं दूसरी जगह पे लग जाता है, इसको बोलते हैं हम सैंड ड्यून। छोटे छोटे पर्वत जैसे बन जाते हैं ऐसे, ये सैंड ड्यून बोलते हैं इनको। अब हवा चलेगी थोड़ी देर में ये गायब हो जाएगा, कहीं और पहुंच जाएगा, इनको बोलते हैं सैंड ड्यून। रेगिस्तान के अंदर होता है, किसी ने देखा हो तो सैंड ड्यून बोलते हैं इनको, ठीक है। कई बार क्या होता है, बहुत मिट्टी की बहुत पतली परत होती है, बहुत पतली परत, ठीक है, वो क्या होती है, वो मिट्टी के साथ उड़ जाती है, फिर वो जाके दूर कहीं डिपॉजिट होती है। भारी मिट्टी तो जमा हो जाएगी भाई,
जो पतली परत होती है वो दूर जमा होती है और वो फिर पठार टाइप की शेप लेती है, उसको बोलते हैं हम लाओस। आपने सुना होगा लाओस का पठार, चाइना के अंदर होता है लाओस प्लेटू, ठीक है, इनको बोलते हैं लोएस, लोएस लाओस जो बोलते हैं, मेरे हिसाब से याद रहा हो तो आपको, ठीक है। ये रहा, सैंड ड्यून्स बनते हैं, इनसे क्या बनते हैं आपके लेओस बनते हैं, मशरूम रॉक बनती है। तो याद रखना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है मशरूम रॉक किसके कारण बनती है, तो हवा के कारण बनती है, विंड के इरोजन के कारण बनती है। आपसे पूछ ले लेओस किसकी वजह से बनता है, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ विंड इरोजनल एक्शन। आपसे पूछेगा सैंड ड्यून किससे बनते हैं, तो आप बोलोगे विंड के डिपोजिशन एक्शन से सैंड ड्यून बनते हैं। लेओस भी सैंड ड्यून के विंड के डिपोजिशन एक्शन से बनते हैं, ठीक है। आपसे पूछ ले हिमनद हिमोड क्या होते हैं, ग्लेशियल मोरान क्या होते हैं, तो ये चीजें आपसे कई बार यूपीएससी जो है ऐसे छोटे छोटे सवाल आपसे पूछ लेता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये हो गया अपना, इस टॉपिक में इतना ही था दोस्तों। बाकी अभी मिल रहे हैं दोस्तों हम फिर से, हमारे एक बढ़िया एजुकेटर आपके बीच में आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन, और आप लोगों की डिमांड थी काफी दिनों से, मुझे बताना कौन है वो एजुकेटर और किस सब्जेक्ट के हैं। जल्दी से आओ, फटाफट जुड़ो यार मेरे साथ। अभी कहां पर दोस्तों, मैप 101 चैनल के ऊपर, जिसको हमने रीब्रांड कर दिया है यूपीएससी 101 के नाम से। सो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सारे स्टूडेंट्स वहां पर मेरे साथ आएंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे। सब फटाफट सभी लोगों को आना है दोस्तों। साथ ही साथ ये इतना ही था मेरे प्लस कोर्स के साथ। ये तो देखो ये क्या था, ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है, यूपीएससी के स्टैंडर्ड का पढ़ना है, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। मेरे साथ जुड़ोगे अनअकैडमी ऐप पर, मेरे अनअकैडमी में प्लस कोर्स चल रहे हैं, वहां पर आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ यार, बिना समय जाया किए। जिनका सपना है, जिनको अचीव करना है, जिनको टाइम पास करना है, ये कब पढ़ाओगे, वो लगे रहो, बैठे रहो आराम से, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ा दूंगा मैं, जब समय आएगा पढ़ा दूंगा। यहां पर जाओ, ज्वाइन करो यूपीएससी सीएससी। यहां पर हम 3 प्रकार के कोर्स दे रहे हैं, जीएस, साथ साथ में ऑप्शनल, और तीसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, कॉम्बो। देखो जिनको भी कोई डाउट है सीधा मुझे मेल कर लो, sumitrathi3@gmail.com। ये मेरी क्या है, ये मेरा जीमेल आईडी है। आप मुझे सीधा मेल करो sumitrathi3@gmail.com पे, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। गेट सब्सक्राइब करना है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और यहां पर 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन दिए जाते हैं, प्लस और आइकॉनिक, ठीक है। दोनों सब्सक्रिप्शन में आप दोस्तों मेरे साथ जुड़ सकते हो। याद रहे आपको ये कोर्सेज है 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन आपको ये फीस नहीं पे करनी। आपके पास मेरा कोड है, मेरा कोड डालो। याद रखना, जब भी अनअकैडमी ज्वाइन करो दोस्तों, मेरा कोड ही आपको यूज करना है, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हो। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, और अगर चाहते हो आपको मैं गाइड करूं आपकी तैयारी में, तो आपको सुमित 10 कोड ही इस्तेमाल करना है। कोई कुछ भी कहे, आपको फोन आएगा, वो कहेंगे ये नहीं, ये कोड लगा लो, सुमित 10 रहने दो, उनको बोलना सुमित 10 खास है, बाकी सब BKWS है, बोल देना उनको, ठीक है। हमें नहीं मतलब, हम कोड यूज करेंगे तो क्या, सुमित 10। तो ये गाइज आपको सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करना है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, उसके लिए भी आप सुमित 10 कोड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। दोनों में आपको क्या होगा, सुमित 10 कोड इस्तेमाल करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा एक्स्ट्रा। साथ साथ में आपको गाइडेंस, इसमें मैं आपको खुद गाइड करूंगा दोस्तों, ठीक है। जब भी आप सुमित 10 कोड लगाओगे तो गाइडेंस मेरा रहेगा, चाहे आप प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो। आइकॉनिक में एक मेंटर मिलेगा अनअकैडमी से, बट मैं भी रहूंगा। आपने मेरा कोड लगा दिया, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। चलिए, नाउ ऑन दिस नोट वी आर एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं अभी यूपीएससी 101 चैनल के ऊपर नए एजुकेटर लॉन्च में। टेक केयर।